घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट प्रिपरेशन अड्डा पर। आज एसएससी जीडी एग्जाम 2024 का नेक्स्ट एग्जाम एनालिसिस लेके आ गया हूँ। 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तरों को लेके। इससे पहले भी मैंने हर शिफ्ट के वीडियो के डाल रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। आइए आज देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर भील जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो देवी सरस्वती जी की पूजा करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में अन्य राजस्थानी समुदायों द्वारा अपना लिया गया था। घूमर राजपूत राजाओं के शासनकाल के दौरान भारतीय राज्य राजस्थान में लोकप्रिय हो गया और आमतौर पर सभाओं के दौरान महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। राजस्थान के और कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। चकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसिनी, गपाल और कालबेलिया। ये और स्टेट के भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे ये मध्य प्रदेश का पड़वानी, गणगौर नृत्य, असम का बिहू, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, गुजरात का गरबा, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेस्टचेस्टर कप का संबंध किस खेल से है? तो इस खेल का संबंध पोलो खेल से है। ये आंसर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का यहाँ आ गया है। इसका संबंध पोलो खेल से है। यूएफए यूरो कप की शुरुआत 1958 से हुई थी और इसका संबंध जो है वो फुटबॉल खेल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यह 18% थी। और अभी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार से 74.04%, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हुआ तो साक्षरता दर महज 12% के आसपास थी। भारत की साक्षरता दर जो है वह विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है। भारत में साक्षरता दर के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफ़ी अंतर है। पुरुष की साक्षरता दर जो है वह 82.14% है, वहीं महिलाओं की 65.46%। महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की जानकारी की कमी है। आगे देखते हैं। 22 जुलाई 2023 को सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता कौन बने हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सबसे लंबे समय तक रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 23 साल 127 दिनों से सीएम पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। 22 जुलाई 2023 को उन्होंने दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सीएम पटनायक ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में की थी। इससे पहले जो थे पवन कुमार चामलिंग ने भारत की राजनीति में इतिहास में सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर संभालने का नेता का रिकॉर्ड बना चुके हैं। कौन? पवन कुमार चामलिंग। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 163 का संबंध राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई ऐसी किसी भी सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1946 में हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। एम.एन. राय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका गठन भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन। महात्मा गौतम बुद्ध ने कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? तो उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है।
जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे बौद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है। बोध गया महाबोधि मंदिर का घर है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के ज्ञान की स्मृति में बनाया था। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित और तमिलनाडु तक फैली हुई है। पुलिकट झील विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है, जिसमें राजहंस, पेलिकन और सारस जैसे प्रवासी पक्षी शामिल हैं। भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी? तो यह थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। भारतीय कर्नाटक गायिका आर.एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी मदुरै, तमिलनाडु की रहने वाली थी। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम कलाकार थी। 1974 में वह रमन मैग्सेसे पुरस्कार अर्जित करने वाली भारत की पहली कलाकार बनी। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो महाराष्ट्र ने कुल 150 पदक जीते। यह भारत में युवा एथलीटों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और 2023 खेलों में महाराष्ट्र ने कुल 150 पदक जीते, जिसमें से सिल्वर जीता 55। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी तक हुआ था मध्य प्रदेश में। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो यह 2013 में हुई थी। 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की। 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से पहली आर्थिक जनगणना की थी। छठी आर्थिक जनगणना भारतीय संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट और है दोस्तों, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान फील्ड वर्क आयोजित किया गया था। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा किससे संबंधित है? तो यह एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने 13 फरवरी 2022 को 36वां स्थापना दिवस मनाया। यह एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हरित क्रांति से क्वेश्चन आया था, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो हरित क्रांति महत्वपूर्ण कृषि उत्पादकता वृद्धि की अवधि को संदर्भित करती है, जो 1960 और 1970 के दशक में मुख्य रूप से विकासशील देशों में हुई थी। इसमें उच्च उपज वाली फसल किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई और उर्वरक प्रथाओं की शुरुआत शामिल है। एम.एस. रंधावा एक प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री और कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्हें भारत में हरी क्रांति का जनक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी यह कौन थे? मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस समारोह में। वह 2014 से मिस्र के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। भारत और मिस्र दोनों इस साल राजनयिक संबंधों को स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2022-2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है? तो यह नर्तकी नटराज है। नर्तकी नटराज भारत में एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत में
पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर महिला है। आगे देखते हैं, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के झील शहर सल्लूरुपेटा में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नौका दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। राजहंस फ्लेमिंगो पक्षी हर साल पुलिकट झील में आते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, बार बार बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। योसांग का त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं। यह त्यौहार आमतौर पर होली के समय ही मनाया जाता है। विरोधियों को दबाने के लिए कौन सा एक्ट चलाया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडली रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रोलेक्ट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। आगे देखते हैं, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया कि जब दो निकाय परस्पर क्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तीसरे नियम को क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है और कुल कमाई से अधिक खर्च होने पर वह बाजार से कर्ज लेती है। वही सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। दोस्तों हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं। तो पत्ता शब्द का तत्सम पत्र, बहुत का पर्यायवाची अति, अनेक, अतीव, बहुल, भूरि, बहु, प्रचुर। आगामी शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का विगत। घृणा का पर्यायवाची शब्द नफरत, घिन, कुत्सा, अप्रीति, विमुखता आदि। आगामी शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है? फिर से ये रिपीट कर दिया मैंने, विगत। घृणा का पर्यायवाची शब्द नफरत, घिन, कुत्सा, विराग, विमुखता आदि। आगे देखते हैं, श्यामल का तद्भव सावला। श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा? सावला। तौबा करना मुहावरे का अर्थ भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। नाम कामना मुहावरे का अर्थ यश प्राप्त करना होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो। एक उपयुक्त शब्द है आक्रांत, संस्कृति से संबंधित गद्यांश आया था। जीव का तत्सम रूप क्या होता है? जी हाँ। पेड़ से पत्ता गिरा, वर्तनी शोध मुहावरे, मैथ से औसत के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, मेंसुरेशन, प्रतिशत, हर चीज़ हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं। रेलगाड़ी, चाल, एलसीएम एचसीएफ, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, दिशा निर्देशन, मिरर इमेज, तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।